स्टूडेंट पिछली जो लास्ट क्लास थी उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो इंडियन सिटीजन्स की वो क्या है। इसका मतलब जो हमारा पार्ट 4 था वो था 36 to 51, ठीक है स्टूडेंट। और अब देखिए पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में मेंशन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो अपनी है वो सेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, यानी ये भी फोर्सेबल नहीं है, ये भी यानी पनिशेबल नहीं है अगर इनको फॉलो नहीं करे तो, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर defined as the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्या करता है, यानी मातृभाषा या हमारी जो मातृभूमि है ना, उसमें क्या करती है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम क्या मेंटेन करें, उसमें यूनिटी मेंटेन करें स्टूडेंट। किसमें, इंडिया में, ठीक है। इसमें ऐसे यानी मोरल वैल्यूज इंक्लूड की गई है जिससे क्या है हमारे यूनिटी मेंटेन होती है, किसकी, अपने नेशन के प्रति, ह्यूमैनिटी के बेस पे या ह्यूमैनिटी की ओर या हमारे जो मदरलैंड है उसकी ओर, ऐसे इसमें प्रिंसिपल्स कलेक्शन है। These duties set in part 4A, जो हमने अभी बात की है, कौन से में, पार्ट 4A में मेंशन है क्या, हमारी मोरल ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज मेंशन इन पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A also। They are held by the Supreme Court to be obligatory for all citizens। अब ये all citizens के लिए है, बट क्या नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट है वो उनको पनिशेबल नहीं कर सकता, एक मॉरल ड्यूटी है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टूडेंट इसमें वो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो ह्यूमैनिटी को, जो साइंस को, जो एनवायरनमेंट को, जो नेशन को, जो ह्यूमन बीइंग को क्या करके रखता है, यानी एक यूनिटी में मेंटेन करके रखता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मतलब स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पुटअप किया जाता है, आपसे पुटअप किया जाता है, हाउ मैनी मोरल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 Jan 1950, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ए 10, बी 11, सी 0, डी 8। क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया कंपटीशन एग्जाम में, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 to 26 Jan 1950। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, देखो हमने जो पिछली जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें हमने कहा कि जहां भी आपको पार्ट कोई सा हो उसके आगे ए बी सी रोमन नंबर या आर्टिकल के आगे ए बी सी या रोमन नंबर कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट का पार्ट नहीं है। ये इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को नहीं था। इसका मतलब यहाँ देखें स्टूडेंट कि द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस बाय द 42nd अमेंडमेंट इन एक्ट 1976, यानी 42nd अमेंडमेंट कब हुआ,
1976 में हुआ और उसमें पीएम कौन थे इंडिया के? इंदिरा गांधी। इसका मतलब इनको ऐड कब किया गया? 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1951 या 50? तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 0 है। स्टूडेंट ये कंपटीशन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पुटअप हो चुका है, ठीक है। इंक्लूड कब किया गया? 42nd अमेंडमेंट इन विच ईयर? 1976। इट incorporate the fundamental duties by inserting a new article 51 below article 51। अब 51 किस में था? अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था और जिसमें हमने कहा था फॉरेन पॉलिसी है इसमें, उसमें इसको मर्ज किया गया है। विच बिलोंग टू पार्ट 4A। The recommendation were passed in 1976 and come into effect on 3rd जनवरी 1977। अब स्टूडेंट ये रिकमेंडेड तो कब हुआ? 1976, बट इम्प्लीमेशन फाइनली इम्प्लीमेशन कब हुआ? 3rd जनवरी 1977। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्टूडेंट अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आर इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट। तो ऑप्शन है आपके सामने पार्ट 4, सेकेंड है पार्ट 3rd ऑप्शन है पार्ट 2nd, या मैं इसको कर दूं और इसको कर दूं मैं पार्ट 4A। ये भी कंपटीशन में है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंक्लूड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, तो पार्ट कौन से में है? डी, पार्ट 4A। देखो ऑप्शन 4 भी है तो 4A में इंक्लूड होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पुटअप हुआ है कि जो अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो फाइनली इम्प्लीमेशन कब हुई? 3rd जन 1977 को ही मोस्टली क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है छोटे एग्जाम में। अब देखिए ओरिजिनली 10 इन नंबर, यानी जब इंक्लूड किया गया था, चलो मैं क्वेश्चन आपको ये भी पुटअप हो रहा है कि 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1976 में हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपनी ड्यूटीज है वो कितनी इंक्लूड की गई? हाउ मेनी ड्यूटीज इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 11, 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। देखिए ओरिजिनली 10 इन नंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11 बाय द 86 अमेंडमेंट इन 2002। इसका मतलब जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कितनी ड्यूटीज इंक्लूड की गई थी? 10, ठीक है स्टूडेंट। 11th ड्यूटीज, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 11th ड्यूटी है ये कब मर्ज की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट? तो देखिए ऑप्शन है, देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन अमेंडमेंट 42nd, बी अमेंडमेंट 44, सी अमेंडमेंट 86 और डी अमेंडमेंट 73। तो स्टूडेंट देखिए किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो इंक्लूड की गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है क्या स्टूडेंट? 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है या ड्यूटी है वो इंक्लूड की गई इन विच ईयर? अब ईयर पूछ ले कि कौन से में, तो देखिए
1976, बी 1978, सी 2002 और डी 2003। अब देखिए एक क्वेश्चन पुट अप किया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंक्लूड इन विच ईयर, तो क्या आएगा 2002 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ओरिजिनली 10 इन नंबर, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11th by the 86th amendment in 2002। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है स्टूडेंट, बहुत यानी बेटर तरीके से माइंड में इसको सेट कर लो। These duties were meant to bring our constitution in line with the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Japan, China and USSR। USSR स्टूडेंट यूनियन स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रसिया है, ये रूस को बोला जा रहा है ना, रसिया को बोला जा रहा है ये यूएसएसआर। चाइना या जापान, देखो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये चाइना, जापान और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग इंक्लूड की गई है, और वहीं से हमने क्या किया, उनसे ही इफेक्ट होके और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। इसका मतलब मोस्ट इफेक्ट कहाँ का पड़ रहा है, रसिया का, क्योंकि इंडिया क्या है, रसिया का फ्रेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी मॉरल ड्यूटी है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है कि ये ह्यूमन राइट्स है। जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि ये क्या है, ह्यूमन राइट्स है कि इन जो हमारे नॉर्म्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो अर्थ है, इन्वायरमेंट है, ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल जो फैक्ट है, ये सारे क्या है मेंटेन रह पाएंगे। अगर इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है, पीस मेंटेन नहीं हो पाएगी। इट वाज अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरवन सिंह कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, तो कौन सी है, ये सरदार सरवन सिंह समिति, यानी ये सरदार लिखा हुआ भी आता है, सरवन सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये इनको इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपसे पूछा जाता है, ये थर्ड क्वेश्चन है कि किस कमेटी की सिफारिश पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंक्लूड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑप्शन में आ जाएगा केशवानंद भारती, गोलकनाथ केश, सरदार सरवन सिंह कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो कौन सा करना है अपने को, सरवन सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग इनको मर्ज कर दिया या इनको इंक्लूड कर दिया गया किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब अपनी जो ड्यूटीज है वो स्टार्ट होती है। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर, फर्स्ट मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं। स्टूडेंट इसकी ट्रिक्स है, ए फॉर आइडियल या ए फॉर आदर्श। ठीक है स्टूडेंट, ए फॉर आइडियल या ए फॉर आदर्श। तो देखिए इसमें क्या इंक्लूड है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी हम क्या करेंगे, उन आइडियल को रिस्पेक्ट करेंगे जिससे हमारी इंडिया की या नेशन की पहचान होती है, उनको हमेशा हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, यानी वो हमारे क्या रहेंगे, आइडियल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आइडियल आई से स्टार्ट है, बट ए मतलब हमारे आदर्श यानी आइडियल रहेंगे कौन, नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है। नेशनल फ्लैग स्टूडेंट जैसे इंडिया का ओलंपिक में एक बहुत बड़ा ग्रुप जाएगा, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट के लिए हमारे प्लेयर्स जाएंगे, तो अगर वो मार्च पास्ट कर रहे हैं तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको पहचान कैसे करोगे, आप देखोगे उनके हाथ में नेशनल फ्लैग होगा, या यहाँ जो मेरे ये एसएमडी का लोगो लगा हुआ है वहाँ उनके किसका होगा, इंडिया का लोगो लगा होगा, पीछे लगा होगा। तो ये क्या है, हमारे यानी ये हमारी पहचान है, ये हमारे
यानी वो आइडियल्स है जिनसे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे हमारी वर्ल्ड लेवल पर क्या होती है, हमारी पहचान होती है। ठीक है, नेशनल एंथम आप जानते ही हो। बी यानी जो B4 में यहाँ क्या कहूँगा, भगत सिंह, है ना, भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे पता ही है, फ्रीडम फाइटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, तो टू क्रीज एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देख हम उन लोगों से क्या इंस्पायर है जिन्होंने क्या किया, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल किया था। ठीक है ना, लाइक दैट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, है ना, तो इनको मैं भगत सिंह बोल दिया। थर्ड, टू uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, हम प्रोटेक्ट करेंगे किसको, सॉवरेंटी को। ये क्या होती है, ये होती है फ्रीडम। ठीक है, हालांकि ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है फ्रीडम, बट ये है क्या, सॉवरेंटी वो ये इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड से जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है। यानी जो हमें फ्रीडम मिली है उनको प्रोटेक्ट करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड से। यूनिटी आप जानते हो, यूनिटी मेंटेन करनी है क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है। ठीक है, इंटीग्रिटी यानी भाईचारा ये है वो अपने को मेंटेन करना है क्योंकि इंडिया में क्या है, यानी डाइवर्सिटी में डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज है, तो उनमें क्या करना है, अपने को भाईचारा लाना है। ये आपका थर्ड नंबर कह रहा है। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी हम क्या करेंगे, हमेशा कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, यानी नेशनल सर्विसेज है उनके हमेशा हम क्या करेंगे, उनको बुलाने पर हमें अगर कॉल कर दे वो कि इंडिया, यानी इसकी क्या करनी है, सिक्योरिटी करनी है, इसको डिफेंस करना है। ठीक है, किसको, कंट्री को, तो अपने पे नेशनल सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। कहने का मतलब फोर्थ ड्यूटी हमारी ये है कि इंडिया में अगर इंडिया पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल किया जाता है कि इसकी नेशनल सर्विस में आओ आप और इंडिया को डिफेंड करो, तो हम आगे रहेंगे। फिफ्थ नंबर क्या कह रहे हैं, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडियन, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रेनाउंस प्रैक्टिस डिग्निटी एंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स। हम हमेशा क्या करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, चाहे वो डिग्निटी ऑफ वुमेन्स हो, चाहे इंडिया में जितने भी, कहने का मतलब हम एक साथ रहेंगे, किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, लैंग्वेज बर्थ, लिंग्विस्टिक, रीजनल लेवल पर किसी के साथ कोई भी सेपरेट की अपने थिंकिंग है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटीज है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज है, उनको मेंटेन रखनी है और एक ब्रदरहुड का उनके साथ बिहेव करना है। 6 नंबर, टू वॉल्यू एंड प्रेजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब देखो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आया था कि हमारे जो हेरिटेज साइट है उनको क्या करता है, हमेशा जो अपने कल्चर है या उनको है, उनको मैंने पहले ही कहा था अपने वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी हेरिटेज साइट है उनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे हम किसी फोर्ट में विजिट करने गए, ठीक है, किसी वेल है या कोई कॉमन वॉल है या कॉमन स्ट्रीट है, कॉमन रोड है, ठीक है, ये जो हमारे हेरिटेज है इनको कभी की हमें वहाँ हानि नहीं पहुँचानी है। 7th नंबर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड द हेव कंपोजिशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब आप देखिए आर्टिकल 48A नेचुरल प्रोटेक्शन कर रहा था ना, इसका मतलब हमारी ड्यूटीज भी बना दी, आप नेचुरल इन्वायरमेंट को उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, लाइक दैट फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को कट नहीं करना है क्योंकि फॉरेस्ट कट कर देंगे तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, वाटर लेवल इंक्रीज होगा और कोस्टल एरिया पर हमारी जो लैंड है वो किस में डूब जाएगी, पानी में। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेजर्ट इंक्रीज होगा, रेन है वो कम होएगी, ठीक है,
तो फूड ग्रेन यानी एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, फूड ग्रेन इंक्रीज कैसे होगा। लेक्स है यानी अपनी जो लेक है उनको भी अपनों क्या नहीं गंदा नहीं करना है, रिवर्स को भी गंदा नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट जो एक इशू आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, गंगा रिवर है जो इंडिया की सबसे यानी पवित्र रिवर है, उसमें प्रेजेंट टाइम कितनी डेड बॉडी आ रही है, यानी पर डे 150 से 200 डेड बॉडी आ रही है। तो इसका मतलब कितना गंदा कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ी रिवर है, यानी सब खूब सारे स्टेट को क्या करती है, इरिगेशन प्रोवाइड करवा रही है, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करवा रही है। अब उसमें अगर ऐसे वायरस हो जाएंगे, इनसे डेड बॉडियाँ अगर टूटेगी तो हम कितना पोल्यूटेड कर रहे हैं रिवर्स को, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उनके चाहे आप नेशनल अपने ये हो, चाहे अपने स्टेट लेवल के अपने बने हुए यानी इनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, उनको हम जाके उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको मारना नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना है, ताकि क्या है एक फूड चेन सिस्टम है वो भी बना रहे और आपका क्या है एक अपना जो सीन है वो भी बेटर हो। 8th नंबर, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। अब देखिए साइंटिफिक टेम्पर है यानी मनोवैज्ञानिक जो है उसके प्रति, ह्यूमनिज्म के प्रति और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के प्रति आपको क्या रखना है, एक मानवतावाद अपने अंदर बिठाना है कि उनको सपोर्ट करना है आपको हमेशा। फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, आपको क्या करना है, किसको सेफगार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ करना है, ताकि वहाँ वायलेंस ना हो, वहाँ लोग आते हैं अपनी पीस मेंटेन करने के लिए, तो हम भी क्या करेंगे वहाँ उनको नुकसान है नहीं पहुँचाएंगे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन द स्फीयर ऑफ individual and collective activity so that the national consistently rise of higher level of individual and achievement। अब देखिए हमेशा आपको तत्पर रहना है कि बहुत बड़े एरिया पे एक्सीलेंस, इस प्रकार इंडिविजुअल और साथ में लोगों को लेकर इस प्रकार से आपको एक्टिविटी करनी है कि कंट्री हमेशा आपसे अप की ओर जाए। ये 11th वाला है 86 अमेंडमेंट इन 2002 को इंक्लूड किया। हु इज द पेरेंट ऑफ गार्जियन, देखो आर्टिकल 21A में ये क्या बन गया, ये फंडामेंटल राइट बन गया और वो किसका है, स्टूडेंट्स का है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आके क्या बन गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इसी में इंक्लूड हो गया क्या, ये गार्जियन की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने चाइल्ड को क्या प्रोवाइड करवाएं, कंपल्सरी एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल हिज चाइल्ड और एज द केस ऑफ मे बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी 6 से 14 वर्ष। 16 to 14 ईयर के स्टूडेंट है, ये बच्चे हैं या चाइल्ड है, उनको उनके गार्जियन या पेरेंट क्या प्रोवाइड करवाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। इसका मतलब एजुकेशन है वो हमारी फंडामेंटल राइट भी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है और वो मॉरल ड्यूटीज में भी इंक्लूड है स्टूडेंट। यानी एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको तीनों में इंक्लूड कर दिया। किस किस में, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द ड्यूटीज में भी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।